हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। पीछे हटने वालों में से है और न डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से और मजलूमों की हिमायत करने वालों में से। क्यों आखिरकार कश्मीर में नसरुल्लाह की मौत के बाद प्रोटेस्ट हो रहा है? मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा पल्लवी, लेकिन ये समझना होगा कि फ़िलिस्तीन का मुद्दा जो है वो दुनिया भर में मुसलमानों के लिए एक इस्लामिक आज़ादी की लड़ाई के तौर पर हमेशा एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर प्रचारित किया गया। अगर आप OIC देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उसका गठन ही फ़िलिस्तीन के मुद्दे को लेकर हुआ था। और अगर हम प्रथम विश्व युद्ध या दूसरे विश्व युद्ध के बाद की राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो उसके अंदर एक ऐसी लड़ाई के तौर पर इसे देखा गया है जिससे लंबे समय तक एक बड़ा राजनीतिक समर्थन हासिल रहा, जिसको लेकर कई देशों का समर्थन हासिल रहा। भारत खुद भी जो है वो 2 स्टेट जो थियरी है उसका समर्थन करता है, यानी फ़िलिस्तीन का जो कॉज है, फ़िलिस्तीन को एक शांतिपूर्ण देश के तौर पर एग्जिस्ट करने का, वजूद में रहने का हक है, इसका भारत समर्थन करता रहा है। लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन आखिर निकलेगा कैसे? ये दोनों देश यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों बन सकें, एग्जिस्ट कर सकें, इसको लिए राजनीतिक सहमति का बिंदु कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये अभी भी एक ऐसा सवाल है जिसका ठोस जवाब किसी के भी पास में नहीं है। और दुनिया के कई मंचों के ऊपर इस मुद्दे के ऊपर बहस होती रही, लेकिन अभी तक कोई समाधान किसी के भी पास नहीं है। तो अगर आप भारत के में भी देखें और ख़ास तौर पर अगर एक राजनीतिक बहस के तौर पर देखें तो दुनिया में एक तबका है, चाहे OIC के कुछ देश हों, चाहे इनफैक्ट पाकिस्तान समेत कई देशों का जो पूरा कैंपेन चला बॉर्डर अक्रॉस टेररिज्म के साथ साथ इस मुद्दे के राजनीतिकरण को लेकर भी, तो कश्मीर और फ़िलिस्तीन के मुद्दे को जोड़कर दिखाने की एक राजनीतिक सोची समझी साजिश की गई। और शायद यही वजह है कि कश्मीर के लोगों को ऐसा लगता है कि ये भी एक लड़ाई है, एक आज़ादी की लड़ाई है जो कि फ़िलिस्तीन के मुद्दे से कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इन दोनों के बीच में बहुत बड़े सैद्धांतिक या कहा जाए फंडामेंटल पॉलिटिकल डिफरेंस हैं। कश्मीर के मुद्दे को अगर आप देखें तो कश्मीर एज अ स्टेट जब उसका भारत में विलय हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कबाइलियों को भेजा गया और उसके बाद में भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। अगर आप ज्योग्राफिकली भी देखें तो ये कोई अलग देश एंटिटी के तौर पर कभी भी नहीं था, लेकिन उसको इस तरीके से राजनीतिक तौर पर दिखाने की कोशिश या अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसका कहीं ना कहीं एक रेजोनेंस नजर आता है कि बहुत सारे लोग इसको अपने से एसोसिएट मानते हैं। और कश्मीर के अंदर कई लोगों ने आपको अगर हम राजनीतिक इसके कॉनोटेशंस को भी देखें या इसकी भाषा को देखें तो आपको ये साफ नजर आता है कि जिस तरीके से पथराव का सिलसिला जहां गाजा के अंदर फ़लस्तीन के लोगों की तरफ से एक राजनीतिक विरोध के तौर पर शुरू किया गया, तो वही ट्रेंड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर के अंदर भी आए। और 2011-12 का वो दौर था जब कश्मीर में पत्थरबाजी जो है वो एक तरीके से चरम पे थी। उसके अलावा 2016-17 के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से पत्थरबाजी को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और उसके बाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके खिलाफ एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती रही। आपको वो दृश्य भी हो सकता है याद हो पल्लवी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की जो संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की प्रतिनिधि थी, एम्बेसडर थी मलिहा लोधी, उन्होंने एक बच्ची की तस्वीर को दिखाया था ये कहते हुए कि ये कश्मीर में जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बाद में वो तस्वीर फिलिस्तीन के प्रोटेस्ट की निकली। तो किस तरीके से एक राजनीतिक सोची समझे प्लान के तहत में कश्मीर और फिलिस्तीन को जोड़ने की एक कोशिश की गई। हालांकि मैं फिर आपसे कहूंगा कि इन दोनों के बीच में एक मूलभूत राजनीतिक विभेद है, एक अंतर है। कश्मीर का मुद्दा फिलिस्तीन के मुद्दे से कतई अलग है और इसके अंदर किन्हीं 2 स्टेट्स की लड़ाई नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा है, उसके अंदर कुछ मुद्दों को लेकर अपने राजनीतिक हकों को लेकर अधिकारों को लेकर विरोध के मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जिस तरीके से समर्थन दिया गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाया गया, उस मुद्दे को एक राजनीतिक लड़ाई या आज़ादी की लड़ाई दिखाने की एक कोरी कोशिश जरूर होती रही, लेकिन इन दोनों के बीच में मूल मुद्दे का अंतर है। लेकिन अगर फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे को देखें तो ऑटोमन एम्पायर से लेकर ब्रिटिश एम्पायर के वहाँ के जो राजनीतिक प्रबंधन है, उसके बाद में वहाँ पर जिस तरीके से इजराइल की स्थापना हुई और उसके बाद में जो अरब और इजराइल के बीच में संघर्षों का इतिहास रहा है, वो इतिहास इससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और आज जो कुछ वहाँ पर नज़र आ रहा है उसकी जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस तरीके से राजनीतिक प्रबंधन किया गया उस पूरे इलाके के अंदर, अरबों के अधिकार से लेकर जो वहाँ पर यहूदियों को बसाया गया या जिस तरीके से इजराइल की स्थापना हुई, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी फॉल्ट लाइन्स हैं जिसके कारण वहाँ बार बार झटके आते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।